कहानी की स्टार्टिंग नाइट ब्यूटी को दिखाने से होता है, जो कि क्वीन फैमिली की पुराने हवेली के तहखाने में पिछले 100 सालों से सो रही थी। दूसरी तरफ हम क्वीन फैमिली के ग्रैंडसन को ही देखते हैं, जिसका नाम वैंग होता है और वो अपनी जान बचाने के लिए पुरानी हवेली में छुपने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ किलर लगे होते हैं जो कि उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वैंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसके हाथ से खून लगातार बह रही थी और गलती से उसके खून की कुछ बूंदें होल के थ्रू तहखाने में पहुंचती है और सीधा नाइट ब्यूटी के लिप्स पे जा गिरती है। वैंग के खून में कुछ रहस्य होता है, जिसमें से नाइट ब्यूटी तुरंत होश में आ जाती है और हमें 100 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम वैंग के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि छोटे होते हैं और नाइट ब्यूटी के सेवक होते हैं। इसीलिए जैसे ही उन्हें जापानी लोगों की धोखे के बारे में पता चलता है, वो तुरंत आकर इसके बारे में नाइट ब्यूटी को आगाह करते हैं। खतरे को महसूस करते हुए नाइट ब्यूटी अपने पावर का यूज करते हुए अपनी कीमती खून को बाहर निकालती है और उसे क्वीन लिन के हाथ में सौंप देती है और उनसे कहती है कि इससे उनकी जिंदगी बढ़ जाएगी, इसलिए इसे संभाल कर रखना। और एक और खास चीज जिसका नाम 4 साइडर कॉल्ट्रन होता है, उसे भी संभाल कर रखने के लिए कहती हैं और उसके बाद फिर उन्हें जाने के लिए कह देती हैं। क्वीन लिन अपने मास्टर को छोड़कर ऐसा नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कीमती चीजों की सुरक्षा करनी होती है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी यहाँ पे जापानी धोखेबाज पहुँच जाते हैं। उन्हें नाइट ब्यूटी के बारे में पता होता है, इसलिए वो नाइट ब्यूटी की शक्तियों को रोकने के लिए अपने साथ कई सारी चीजें लाए होते हैं। लेकिन नाइट ब्यूटी तो उनसे कई गुना ज्यादा आगे होती है। वो अपने पावर का यूज करती है और अपने साथ सभी को खत्म कर देती है। तभी हम वैंग को देखते हैं, जो कि उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसके पास रास्ता नहीं होता है तब उनसे पूछता है कि बताओ तुम लोग मेरी जान क्यों लेना चाहते हो। किलर उसे ज्यादा कुछ तो नहीं बताते हैं, बल्कि उसे ये कहते हैं कि तुम किसी के रास्ते में आ रहे हो। ऐसा कहते हुए वो उसे खत्म करने वाले थे। वो भी थक चुका होता है, इसलिए अपने मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे नाइट ब्यूटी आ जाती है, जो कि अपने पावर का यूज करते हुए एक ही बार में सभी किलर्स को खत्म कर देती है। तभी उसे वैंग से कोई जानी पहचानी खुशबू महसूस होती है, इसलिए वो उसे पूछती है कि बताओ क्वीन लिन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। वैन बताता है कि वो उसके ग्रैंडपा हैं। ये सुनते ही वो उसके पास तुरंत जाती है, उसका गला पकड़ती है और अपने खतरनाक नुकीले दांत बाहर निकालती है और तुरंत ही उसके गले पे कट कर देती है और धीरे धीरे उसका खून चूसने लगती है। कुछ समय के बाद वो उसे छोड़ देती है। इससे वैंग को धीरे धीरे लव डोज का नशा चढ़ने लगता है। असल में नाइट ब्यूटी के दांत से न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर रिलीज होता है, जो काफी हद तक लव डोज की तरह भी काम करता है। असल में नाइट ब्यूटी ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि वो उसे अपना गुलाम बना सके। पहले तो वैंग को समझ ही नहीं आता है कि वो उसका गुलाम भी बन चुका है, लेकिन जैसे वो उसे कमांड देती है, उसकी बॉडी खुद ब खुद उसके सामने झुक जाती है। नाइट ब्यूटी ने इससे उसे अपना गुलाम तो बना लिया होता है, साथ ही इसके सभी दर्द भी खत्म हो जाते हैं और इसकी पुरानी चोट भी खत्म हो जाती है और ये पहले से ताकतवर भी बन जाता है। लेकिन अभी भी वैंग के ऊपर लव डोज का असर हो रहा होता है और वो तड़प रहा होता है। ये देखकर नाइट ब्यूटी उसकी मदद करती है और उसके साथ रिलेशन बनाने लगती है। नाइट ब्यूटी ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो उसके सेवक का वंशज होता है, जिसके अंदर उसका ही ब्लड होता है, और अगर वो इसके साथ रिलेशन बनाती है तो वो फिर से पहले जैसी ताकतवर हो जाएगी। इसीलिए वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। कुछ समय के बाद जब वैंग की आंखें खुलती है, तब उसे ऐसा लगता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ था बस वो उसका सपना था। आईने में वो अपनी चोट को भी देखता है, लेकिन गर्दन पे कोई भी निशान नहीं होता है, जिससे वो कंफर्म हो जाता है कि कल जो कुछ भी हुआ था वो पक्का सपना था। लेकिन तभी दरवाजे पे वो नाइट ब्यूटी को देखता है। वो डर के मारे सहम जाता है। नाइट ब्यूटी उसे उसके ग्रैंडपा से उसे मिलाने की बात कर रही होती है, तब वो मना करता है, जिससे बस वो घूर कर देखती है और वो उसके सामने झुक जाता है। वो उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम अभी भी मेरी बातों को इनकार कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी सेवक हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें इस बात के लिए सजा भी दे सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हें इस बार के लिए माफ करती हूँ। मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलना है। बेचारा वैंग इस बार जब नाइट ब्यूटी को ध्यान से देखता है तब वो घबरा जाता है, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडपा के कमरे में नाइट ब्यूटी की कई सारी पिक्चर्स देखी थी। वो घबरा जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में वही हो? वो उसके पास आती है और कहती है कि जब हम तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलेंगे तब उनसे तुम खुद ही पूछ लेना। फिर वो लोग ग्रैंडपा से मिलने के लिए निकलते हैं। नाइट ब्यूटी को कार बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और तभी वो पहली बार किसी फोन को देखती है। तभी फोन पे किसी का कॉल आता है। ये देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये कोई खतरनाक चीज है, इसलिए वो अपने पावर का यूज करते हुए फोन का सत्यानाश करते हुए फोन को तोड़ देती है। ये देखकर बेचारे वैंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो तुरंत फोन के बारे में नाइट ब्यूटी को बताने लगता है कि ये कोई खतरे वाली चीज नहीं है, इससे तो लोग बात करते हैं। फिर वो लोग क्वीन फैमिली पहुंचते हैं। जैसे वो घर के अंदर एंटर होते हैं, दरवाजे पे ही उनका सामना सौतेली माँ हु लिन और सौतेला भाई क्वीन सेंग से होता है। ये दोनों जैसे ही नाइट ब्यूटी को देखते हैं, वो वैंग से पूछते हैं कि ये खूबसूरत लड़की कौन है। वैंग बताता है कि ये उसके ग्रैंडपा की दोस्त है और वो उससे मिलने के लिए आई है। ये बात सुनकर ये लोग जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि लगता है कि इस खूबसूरत लड़की ने तुम्हें ठग लिया है। ऐसे भी हमारे ग्रैंडपा 120 ईयर के हैं और ये लड़की ज्यादा से ज्यादा कितने साल की होगी? तुम्हें क्या लगता है कि ये उनकी दोस्त हो सकती है? फिर वो इनसे कहते हैं कि ग्रैंडपा से मिलने से क्या ही फायदा होगा, वैसे भी ग्रैंडपा बहुत ही जल्द मरने वाले हैं, उन्हें हॉस्पिटल से अभी घर लेकर आया जाएगा।
और जब वो मर जाएंगे तब ये पूरा फैमिली सौतेली माँ के कब्जे में आ जाएगा। तभी सैंग नाइट ब्यूटी से कहता है कि सुनो सुंदर लड़की, अच्छा होगा कि तुम मेरी साइड आ जाओ। और फिर वो उसके ऊपर गंदे कमेंट पास करने लगता है जो कि नाइट ब्यूटी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो तुरंत ही वैंग को उसे थप्पड़ मारने के लिए कहती है। वो उसकी बात को टाल नहीं पाता है और अपने भाई के ऊपर हाथ उठा देता है, लेकिन वापस आने के बाद वो डर रहा होता है और नाइट ब्यूटी से कहता है कि तुमने मेरे हाथों क्या करा दिया। नाइट ब्यूटी उससे कहती है कि तुम इतने सदा डर क्यों रहे हो। वैंग कहता है कि तुम्हें पता है मेरी सौतेली माँ मेरे डैड की पहले रखैल थी, फिर फैमिली में शामिल होने के लिए उसने सबसे पहले मेरी मॉम का मर्डर किया और उनकी जगह पे इस फैमिली में आ गई। मेरी डैड स्टेप मदर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को भी आसानी से जाने दिया, लेकिन अब जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनकी बेटी के ऊपर थप्पड़ उठाया तो पक्का वो मुझे खत्म कर देंगे। ये सुनकर नाइट ब्यूटी उसे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ और दोनों को थप्पड़ मारो। उसकी बात सुनकर वो अपने सौतेले भाई के पास आता है और उसे फिर से थप्पड़ मारता है। सौतेली माँ उन्हें कुछ कहे उससे पहले वो उन्हें भी थप्पड़ मार देता है और इसके बाद वो अपने छोटे भाई की अच्छी तरीके से पिटाई करता है। ये देखकर सौतेली माँ तुरंत अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है। सारे बॉडीगार्ड उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि नाइट ब्यूटी अपनी पावर का यूज करती है और सभी बॉडीगार्ड को उनकी जगह पे ही रोक देती है। कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है और तभी यहाँ पे ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। उन्हें उनका बेटा जांग अंदर लेकर आ रहे होते हैं और जैसे वो वैंग को इस तरीके से देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। तभी सौतेली माँ यहाँ पे जो कुछ भी होता सारी बातें उन्हें बताने लगती हैं कि ये अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया है और यहाँ पे तमाशा करने की कोशिश कर रहा है और उसने मेरे ऊपर और मेरी बेटी के ऊपर भी हाथ उठाया। ये सुनकर तो पिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो तुरंत ही अपने डैड को कमरे के अंदर भेज देते हैं और अपने बेटे से डील करते हैं। इस बार वैंग अपने डैड की आंखों में आंखें डालकर उनसे बातें कर रहा होता है जो कि डैड को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो उसके ऊपर हाथ उठा देते हैं। बड़ों के सामने कैसे बात किया जाता है तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। फिर वो अपने लोगों से उसके पैर को तोड़ने के लिए कहते हैं ताकि उसे अच्छी तरीके से पनिशमेंट मिल सके। ये देखकर सौतेला भाई और सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर जैसे ये लोग उसका पैर तोड़ने वाले होते हैं, बीच में नाइट ब्यूटी आ जाती है जो कि उन्हें रोकती है और साथ ही उनके वेपन को भी बर्बाद कर देती है और वैंग को छूते हुए उससे कहती है कि वो उसे किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। जब वो उसे छू रही होती है तो वापस से इसकी फीलिंग जगने लगती है, जिसे वो तुरंत शांत करने की कोशिश करता है और होश में आता है और मन में सोचने लगता है कि पता नहीं क्यों जब भी ये मेरे पास आती है अचानक से मेरी फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं और मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। नाइट ब्यूटी डैड से बात करती है और कहती है कि अपनी पत्नी की जगह अपने रखैल को दे देना और अपने बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करना, क्या यही तुम्हारी क्वीन फैमिली तुम्हें सिखाती है। नाइट ब्यूटी की आवाज जैसे ही ग्रैंडपा की कानों में जाती है वो तुरंत पीछे पलट कर उसे देखने लगते हैं और उसकी तरफ इशारा करने लगते हैं और उन्हें मास्टर कह के पुकारने लगते हैं, जो कि ये देखकर सभी ग्रैंडपा से पूछते हैं कि क्या आप उस लड़की को पहचानते हो। तब वो सबको बताते हैं कि सामने खड़ी लड़की उनकी मास्टर है और तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर नाइट ब्यूटी उसके पास आती है और कहती है कि अभी तो सिर्फ 100 साल ही बीते हैं, तुम इतने ज्यादा बीमार कैसे हो गए हो। तब ग्रैंडपा नाइट ब्यूटी को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो कुछ नहीं कह पाते हैं और ये देखकर उनका बेटा उन्हें तुरंत कमरे में आराम करने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो नाइट ब्यूटी से पूछता है कि क्या वो उसके डैड को जानती है। तभी स्टेप मदर बीच में आ जाती है और बात को काटने की कोशिश करने लगती है। साथ ही सैंग को ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये वैंग की कोई चाल है कि वो इस लड़की के थ्रू सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके, इसलिए वो नाइट ब्यूटी को यहाँ से निकालने की कोशिश करता है और लोगों को उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो नाइट ब्यूटी को टच भी कर सके। सभी गार्ड दूर से ही सर झुकाकर उससे देखने लगते हैं। तभी वैंग अपने डैड से कहता है कि डैड आपने नहीं सुना कि ग्रैंडपा ने उन्हें मास्टर कह के बुलाया था, तो सच में वो उन्हें जानते होंगे, इसलिए इन्हें बैठने दीजिए और जब डैड ठीक हो जाएंगे तब वो खुद ही बता देंगे। डैड को भी ऐसा लग रहा होता है कि उसने इस लेडी को कहीं पे देखा है, इसलिए वो उसे एक बार फिर से पूछता है कि आखिर उन दोनों का रिश्ता क्या है। तब वो उससे जवाब नहीं देती है और कहती है कि जब तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे तब खुद ही उनसे पूछ लेना। ऐसा कहते हुए वो खुद से घर के अंदर चली जाती है। मॉम को ऐसा लग रहा होता है कि बाहर से आई हुई लड़की उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकती है, इसलिए वो डैड को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उस लड़की को घर से बाहर निकाल दो, लेकिन डैड उनकी बातें नहीं सुनते हैं और अंदर चले जाते हैं। तभी सैंग को याद आता है कि उसने अपने ग्रैंडपा के रूम में किसी की तस्वीर देखी थी जो कि हूबहू इस लड़की से मिलती है। इस बारे में वो अपनी मॉम को बताता है, लेकिन मॉम ये सच्चाई सबको बताने से मना करती हैं और सभी अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर ग्रैंडपा की जांच करने के बाद परिवार से मिलते हैं और बताते हैं कि वो ग्रैंडपा को सही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बीमार हैं और वैसे भी वो पहले से 120 साल जी चुके हैं और उनकी एज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो उसे बचा नहीं सकते हैं। ये सुनकर तुरंत परिवार वाले बूढ़े की प्रॉपर्टी के बारे में बात करने लगते हैं। सौतेली माँ कहती है कि जल्द से जल्द हमें ग्रैंडपा से वसीयत बनवा लेनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनकी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करेंगे। इनकी बातें सुनकर डैड को भी ऐसा लगता है कि शायद उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली जाएगी, इसीलिए वो सभी ग्रैंडपा के पास जाते हैं और उनसे वसीयत के बारे में पूछते हैं। तब ग्रैंडपा बताते हैं कि वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी वो वैंग की तरफ इशारा करते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि शायद सारी प्रॉपर्टी वैंग की होने वाली है, लेकिन तभी उसके पीछे से नाइट ब्यूटी बाहर निकलती है और ग्रैंडपा सारी चीजें उससे देने की बात करते हैं। ये बात सुनकर तो ये लोग एक तरीके से पागलों की तरह रिएक्ट करने लगते हैं और ग्रैंडपा से कहते हैं कि आखिर वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी बाहर से आई हुई लड़की को कैसे दे सकते हैं।
तभी नाइट ब्यूटी सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती है। सौतेली माँ इस बात का विरोध करती है। तब वो अपने पावर का यूज करती है और कहती है कि अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कमरे से बाहर निकल जाओ। वो उसके आदेश को टाल नहीं पाती हैं और अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कमरे से बाहर जाने लगती हैं, जो कि ये देखकर उनके हस्बैंड, उनके बेटे उन्हें रुकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा सभी को कमरे से जाने के लिए कह देते हैं। अब कमरे में सिर्फ नाइट ब्यूटी और ग्रैंडपा ही होते हैं। फिर नाइट ब्यूटी आगे बढ़ती है और अपने हाथ में कट लगाते हुए अपने खून का एक कतरा बूढ़े के मुंह में डाल देती है, जिस वजह से बूढ़ा तुरंत बदलने लगता है। उसके चेहरे पे जो बीमारी दिखाई दे रही थी वो साफ हो जाती है। उसका चेहरा चमकने लगता है और वो पहले से थोड़ा यंग भी दिखाई देने लगता है। ठीक होते ही ग्रैंडपा तुरंत ही नाइट ब्यूटी के सामने झुक जाते हैं। नाइट ब्यूटी उनसे कहती है कि 100 साल पहले मैंने तुम्हें 2 रहस्यमयी और खास चीजें दी थी, वो कहाँ पे है, मुझे वो चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा थोड़े से घबराते हुए और डरते हुए सच्चाई उसे बताने लगते हैं कि जरूरत पड़ने पे उन्होंने उसके स्पेशल ब्लड को कई 100 साल पहले ही पी लिया था, जिसकी वजह से उन्हें इतनी लंबी जिंदगी मिली और इसीलिए वैंग का खून भी स्पेशल खून में बदल गया था। आगे ग्रैंडपा बताते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन 1 हफ्ते पहले सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बदल गयी, क्योंकि अचानक से धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी। और एक दिन जब वो हॉस्पिटल गए थे तब उनके घर से वो 4 साइडर कोल्ड रन उनके घर से गायब हो गया। बाद में ग्रैंडपा को पता चला कि इसके पीछे उनके छोटे भाई झोंग हैं और अब वो ग्रैंडपा को बीमार समझकर उनकी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनकर तो नाइट ब्यूटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है कि जिस चीज को उसने हिफाजत करने के लिए उन्हें दिया था वो खो चुके हैं। ग्रैंडपा को भी पता होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, इसलिए वो खुद को नाइट ब्यूटी के सामने सौंप देते हैं कि वो उसे खत्म करके अपना इंतकाम ले सके। नाइट ब्यूटी उन्हें छोड़ देती है क्योंकि वो उनके सेवक थे, इसलिए वो उन्हें एक और मौका देती है। तभी बाहर से उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि बाहर ग्रैंडपा के भाई झोंग होते हैं, जिन्हें जैसे पता चलता है कि ग्रैंडपा की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, तब वो ग्रैंडपा की चीजों पे कब्जा करने के लिए आए होते हैं और यहाँ पे तमाशा क्रिएट कर रहे होते हैं। ये देखकर वैंग उन्हें शांत करने के लिए कहता है और यहाँ से जाने के लिए भी कहता है। तब वो उसकी बातें नहीं सुनते हैं, इनफैक्ट अपने लोगों को उसे पीटने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वो वैंग को छोटा बच्चा समझ रहे होते हैं जिसे वो आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन वैंग के पास भी अब कुछ पावर आ चुके होते हैं, जिस वजह से वो पहले से काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए वो आसानी से तभी बॉडीगार्ड को अकेले ही धूल चटा देता है। लेकिन तभी झोंग उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, जिस वजह से वो वहीं पे रुक जाता है। इसके बाद वो डैड को धमकाते हैं कि अगर तुम अपने बेटी को बचाना चाहते हो तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। डैड कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तब अपने लोगों से उसे शूट करने के लिए कह देता है। फिर एक पर्सन जैसे आकर गन से वैंग को शूट करने वाला होता है, तभी यहाँ पे नाइट ब्यूटी आ जाती है, जो कि अपनी पावर से गन को रोकती नहीं है बल्कि सभी बॉडीगार्ड को अपने सामने झुका देती है। उसकी पावर को झोंग महसूस कर रहा होता है और वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही लेडी है जिसने उसके भाई की मदद की थी। और तभी सभी ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि पहले से काफी अच्छे हेल्थ कंडीशन में होते हैं। ग्रैंडपा अपने भाई के पास आते हैं और उसे वो रहस्य चीज नाइट ब्यूटी को वापस करने के लिए कहते हैं, लेकिन झोंग उस रहस्य चीज को देने से मना कर देता है और कहता है कि किसी भी रीजन से मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो रहस्य में चीज बहुत ही रहस्य तरीके से जापान पहुंचा दी जाएगी। फिर वो नाइट ब्यूटी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और मुझे ये भी पता है कि तुम अमर हो, इसलिए अगर तुम मुझे अमरता का रास्ता बता देती हो और मुझे अपनी जैसे अमर बना देती हो तो मैं तुम्हें वो रहस्यमय चीज तुम्हें वापस कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो उसके साथ सौदा करने की कोशिश करता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि नाइट ब्यूटी उसकी ये बात सुनने के बाद वो उसे छोड़ देती है, वो उसे एक मौका दे देती है। लेकिन ग्रैंडपा ये सब कुछ देखकर डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर समय से पहले उस रहस्यमय चीज को उसकी जगह पे वापस नहीं किया जाएगा तो वो और उसके साथ जो 3 परिवार हैं वो सभी परिवार बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर श्राप लग जाएगी और उनके पास सभी चीजें ठीक करने के लिए 3 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। तभी नाइट ब्यूटी वैंग के पास आती है और उसे अजीब तरीके से स्मेल करने लगती है। देखकर सभी अपनी नजर झुका लेते हैं। वैंग को ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ नॉटी करने वाली है, लेकिन वो तो उसकी बॉडी से आ रही उसी रहस्यमय वस्तु की गंध महसूस कर रही थी। इसलिए वो उसे पूछती है कि बताओ तुम ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ पे बिताते हो, क्योंकि तुम्हारे बॉडी से वही महक आ रही है जिसे मैं काफी समय से ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि शायद मैं ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल में बिताता हूँ। ये सुनकर वो लोग सोचते हैं कि उन्हें वहाँ पे भी जाकर ढूंढना चाहिए। इसके बाद नाइट ब्यूटी और ग्रैंडपा दोनों ही बैठ जाते हैं। तभी छुपी हुई सौतेली माँ और सैंग दोनों बाहर निकलते हैं और डैड से नाइट ब्यूटी के बारे में बात करने लगते हैं कि ये जादू करती है, कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं है। ग्रैंडपा इनकी बातें सुन लेते हैं और वो उन्हें डांट लगाते हुए माफी मांगने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि बाहर जाकर घुटने टेको। ये सुनकर ये लोग सजा से बचने के लिए डैड से मदद मांगते हैं, लेकिन डैड भी अपने डैड के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और दोनों को उनकी सजा पूरी करने के लिए भेज देते हैं। फिर ग्रैंडपा वैंग को आदेश देते हैं कि उसे पूरे टाइम नाइट ब्यूटी के साथ रहना है और उसका ख्याल रखना है। उसे जो चाहिए उसे समय पे दे देना है। फिर वो अपने बेटे से बात करने के लिए उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। आगे वैन नाइट ब्यूटी को उसके कमरे में लेकर जाता है। उसका कमरा बहुत ही ज्यादा शांत होता है, जहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँच नहीं सकती थी। ऐसे कमरे को देखकर वो इसके बारे में नाइट ब्यूटी से पूछता है। नाइट ब्यूटी कुछ नहीं कहती है, बस उसके क्लोज आती है और वापस से उसके खून को पीने लगती है, क्योंकि उससे भूख लगी थी। हालांकि वैन को ये सारी चीजें डरावनी लगती है, इसलिए वो उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम ऐसे बंद कमरे में रहती हो और धूप से तुम बचने की कोशिश करती हो, क्या तुम कोई
कोई वैम्पायर हो। वो हंसते हुए इसके पास आती है और कहती है कि मनुष्य पहले की तरह ही बेवकूफ है। इसके बाद फिर से वो उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगती है। धीरे धीरे वैंग को भी नशा होने लगता है और वो उसे किस कर देता है, लेकिन किस के बाद वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो कि ये चीज उसे और भी ज्यादा दिलचस्प लगती है, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है और वापस से उसे किस करने लगती है और फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। कुछ समय के बाद जब वैंग की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और वो एक बार फिर से नाइट ब्यूटी के जाल में फंस चुका था। वो अपने आप को छुड़ाता है और वापस से रात की बातों के बारे में सोचने लगता है। वो डिसाइड करता है कि अगली बार वो नाइट ब्यूटी के इस जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। दूसरी तरफ हम नाइट ब्यूटी को देखते हैं, जो कि अपने पावर से एक स्पेशल बटरफ्लाई बनाती है और उसे 4 प्रमुख परिवारों के नेता के पास भेज देती है ताकि उन्हें नाइट ब्यूटी के आने का पता चल सके। सीन कट होता है और अगले सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम मिलते हैं हमारे हीरो के कुछ दोस्तों से, जिसमें शामिल होते हैं झाओ परिवार के यंग मास्टर, लू परिवार के यंग मास्टर और ली परिवार की ग्रैंड डॉटर। ये तीनों ही वैंग के दोस्त होते हैं और जब ये बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो मैंग मैंग है उसे वैंग काफी समय से पसंद करता है और हमेशा ही उसके आगे पीछे घूमता रहता है। लेकिन इन दोनों पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है कि वो मैंग मैंग को कांटेक्ट नहीं किया है। जैसे बाकी दोस्त मैंग मैंग को समझा रहे होते हैं कि वो सही समय पे वैंग के प्यार को एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो उसे कोई और मिल जाएगा तो वो अकेली रह जाएगी। तब मैंग मैंग बड़ी एटीट्यूड से कहती है कि उसे वैंग पसंद नहीं है, वो तो बस उसके परिवार को पसंद करती है और जो भी उस परिवार का उत्तराधिकारी होगा, चाहे वो सैंग ही क्यों ना हो, वो उससे ही शादी करेगी। तभी यहाँ पे वैंग की एंट्री होती है, अकेले नहीं हमारी हीरोइन नाइट ब्यूटी के साथ। जैसे ही नाइट ब्यूटी यहाँ पे आती है, मैंग मैंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि शायद इसी वजह से उसने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया था। मैंग मैंग ऐसी लड़की होती है जो कि वैंग को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब वो उसे किसी और सुंदर लड़की के साथ देखती है तब उसे जेलसी होने लगती है। वो उसके पास आती है और उसके चेहरे की बुराई करने लगती है कि वो बिल्कुल लोमड़ी की जैसी दिखती है। ये बात सुनकर तो बेचारा वैंग डरने लगता है और उसकी खतरनाक छवि के बारे में सोचता है। साथ ही वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर ये एग्रेसिव हो गई तो बेचारी मैंग में थोड़ी ही देर के अंदर खत्म हो जाएगी, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। मैंग मैंग कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम उस लड़की को पसंद करती हो। तब वो पसंद करने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं उसके पीछे सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ऐसे चाहते थे। वो चाहते थे कि दोनों परिवार में शादी हो जाए, इसलिए मैं उसके पीछे पड़ा था। वैसे वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। ये सुनकर वो उसे साइड करती है और अम्ब्रेला हटाते हुए अपनी खूबसूरती सबके सामने लाती है। जैसे ही सबकी नजर नाइट ब्यूटी पे जाती है और वो उसकी खूबसूरती को देखते हैं, सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर वो दोनों सभी को इग्नोर करते हुए क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं। मैन को तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा जेलसी और गुस्सा आने लगता है। तभी उसकी एक दोस्त उसके पास आती है और पूछती है कि वो लड़की कौन है, लेकिन मैंगन तो इसमें बड़े ही गुस्से में होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी कोई पसंदीदा चीज किसी ने छीन ली, इसलिए वो उसके साथ बदला लेने का फैसला करती है। फिर क्लास में पहुंचने के बाद वैंग नाइट ब्यूटी को बैठने के लिए कहता है, लेकिन जगह उसे गंदी लगती है, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रह जाती है। ये देखकर वो अपने कपड़े से उसके लिए जगह साफ करता है और तब जाकर वो बैठती है। अभी यहाँ पे उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं और नाइट ब्यूटी के बारे में उससे पूछने लगते हैं। वो उसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं, उसके क्लोज आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब कुछ देखकर वैंग को जेलसी होने लगती है, जिस वजह से वो अपने दोस्तों के बीच में आ जाता है और कहता है कि वो उसके ग्रैंडपा के बहुत ही अच्छे दोस्त की बेटी है, इसलिए उसे फंसाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ग्रैंडपा ने इसकी जिम्मेदारी इसके हाथों में सौंपी है। लेकिन नाइट ब्यूटी तो इन लड़कों के साथ मजे लेने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। सुनकर तो लड़का बेचारा सर से पानी पानी होने लगता है, लेकिन वैंग की जेलसी बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो अपने दोस्तों को धक्का देते हुए सभी को यहाँ से हटा देता है। ये सारी चीजें मैंग भी देख रही होती है। उसके बाद वो नाइट ब्यूटी से कहता है कि क्या तुम लड़कों को अपने पास आने से रोक नहीं सकती हो, क्या तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकती हो जिस वजह से लड़के तुम्हारे पास ना आए। ब्यूटी कहती है कि क्या तुम्हें जेलसी होती है जब लड़के मेरे पास आते हैं। तो वो इस बात को नकार देता है और कहता है कि वो लोग स्कूल में हैं और यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं की जाती है। यंग मास्टर भी उसे छेड़ना बंद कर देती है और फिर हिस्ट्री की बुकों से वो चाइना के बारे में जानने की कोशिश करती है कि अब तक क्या बदल चुका है। वो बुक को बड़े ही ध्यान से पढ़ रही होती है, लेकिन यंग मास्टर की तो निगाह उसके ऊपर अटक गई होती है और वो उसे बड़े ही प्यार से देख रहा होता है, क्योंकि अब वो उसे पसंद आ रही थी। उसे देखकर उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। ये देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद नाइट ब्यूटी ने फिर से उससे जहर दिया है। इसलिए जैसे ही क्लास एंड होता है, वो तुरंत नाइट ब्यूटी से कहता है कि लंच हो चुका है, तुम्हें भूख लगी होगी, फिर तुम क्या खाना चाहती हो। ये सुनकर नाइट ब्यूटी कहती है कि तुमसे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सुनकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। तभी नाइट ब्यूटी उसके फोन को देखती है, वो उसे लेने वाली होती है और वैन को लास्ट टाइम वाला इंसिडेंट याद आता है, इसलिए वो उसे फोन को आराम से पकड़ने के लिए कहता है और अपने पास से एक दूसरा फोन निकालता है और कहता है कि मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। लेकिन जैसे ही नाइट ब्यूटी उस फोन में अपना चेहरा देखती है, उसकी पावर से वो फोन खराब हो जाता है। देखकर बेचारा वैंग फिर से डर जाता है। वो सोचता है कि पक्का ये कोई वैम्पायर होगी या फिर उससे भी कोई खतरनाक चीज। दूसरी तरफ मैंग भी अपने दोस्त के साथ बैठी होती है। तभी उसकी दोस्त एक बड़े से रेस्टोरेंट के बारे में उससे बताती है और कहती है कि हमें यहाँ का
खाना ट्राई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीट इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत से रास्ते हैं, मैं तुम्हें आसानी से खाना खिला सकती हूँ। तो जैसे पीछे पलटकर अपने दोस्तों को देखती है, वो देखती है कि उसके सारे के सारे दोस्त तो नाइट ब्यूटी के सामने आगे पीछे घूम रहे हैं और उसके पास बैठने के लिए लड़ रहे हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और उन सभी को डांटते हुए कहती है कि क्या तुम सभी को खाना नहीं खाना है। इसके बाद वो वैंग से कहती है कि चलो हम साथ में डिनर करते हैं, तुमने मुझे परेशान करने के लिए उस लड़की को अपने साथ लाए हो, मुझे ये बात पता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उस लड़की को छोड़ दो और मेरे साथ उस बड़े वाले रेस्टोरेंट में चलो जहाँ पे जापानी खाना मिलता है, उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। नाइट ब्यूटी ये सारी बातें सुन रही होती है। वो उसकी बातें सुनने के बाद तुरंत खड़ी होती है और वैंग के पास आती है और उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाती है। इसके बाद वो उसे पूछती है कि बताओ तुम किसके कुत्ते हो। वो बिना समय गवाए उसका नाम लेता है। ये देखकर तो आसपास के सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चली आती है। स्कूल से वापस आने के बाद वो उसकी क्लोज आने लगती है और उसे किस करने लगती है। नाइट ब्यूटी के क्लोज आने से वैंग खुद को रोक नहीं पाता है और वो भी उसे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में वैंग उसे कहता है कि कोई निशान मत छोड़ना और फिर से वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नाइट ब्यूटी उसका खून फिर से पीती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। कुछ समय के बाद जब वैंग वापस आता है तब उसे हक करता है, लेकिन अचानक से उसे ख्याल आता है कि उसने सोचा था कि वो इस बार इसके जाल में नहीं फंसेगा, लेकिन वो फिर से फंस गया। अभी वो देखता है कि नाइट ब्यूटी के हाथों में जो भी बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें गिर रही थी वो उसके हाथ के संपर्क में आते ही भाप की तरह उड़ जाती है। ये देखकर वो फिर से सोचता है कि ये कोई वैम्पायर नहीं हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद वो सोचता है कि शायद ये कोई खतरनाक डीमन हो सकती है। नाइट ब्यूटी को लेकर इतना सारा सोच रहा होता है, लेकिन वो इन सारी चीजों के बारे में उसे कुछ बताता नहीं है। दिन कट होता है और वापस से नाइट ब्यूटी उसके साथ अगले दिन स्कूल जाती है। उन दोनों को साथ में देखकर मैंग से अब बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो दोनों को अलग करने के लिए अपने दोस्त को भेजती है। कि दोस्त वैंग के पास आती है और उसे कहती है कि प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है। तब वैंग जाने के लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो नाइट ब्यूटी से कहता है कि वो इधर उधर ना घूमे, वो जब तक वापस नहीं आ जाता है तब तक वो उसका इंतजार करे। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और नाइट ब्यूटी भी वहीं पे बैठ जाती है। तभी यहाँ पे वैंग का एक दोस्त आ जाता है। वो उसे देखती है और उसके हाथ में एक पर्ची रख देती है। वैंग भी उसे अकेला देकर उसे परेशान करने के लिए उसके पास आती है और उसे पैरों से मारने वाली होती है, लेकिन नाइट ब्यूटी ये देख लेती है, अपने पावर का यूज करती है और उसे वहीं पे नीचे गिरा देती है। लेकिन इतने से मैंग यहाँ से जाती नहीं है। वो वापस से खड़ी होती है और नाइट ब्यूटी को धमकाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि वो एक बड़े घर से आती है, उसके पास बहुत सारा पैसा और पावर है, इसलिए वो आसानी से यहाँ से चली जाए, नहीं तो वो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करेगी। साथ ही वैंग के ग्रैंडपा ने उसकी शादी वैंग के साथ करने की बात की है। तभी यहाँ पे वैंग भी आ जाता है। इधर मैंग वैंग की इंसल्ट करती है, जिसे नाइट ब्यूटी सहती नहीं है। वो तुरंत खड़ी होती है और उसका सर पेन से लड़ा देती है, जिस वजह से उसके नाक से ब्लड आने लगते हैं। इसके बाद वो उसे कहती है कि अगर तुम वैंग की इंसल्ट करोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। बेचारी मैन जब नाइट ब्यूटी का सामना नहीं कर पाती है तब वो यहाँ से चुपचाप जाने लगती है और तभी वो वैंग को देखती है। वैंग को देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद वैंग उसका साथ देगा, इसलिए वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और मैं तुमसे शादी करूं तो तुम्हें अभी ही इस लड़की को थप्पड़ मारना होगा। लेकिन वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। तब वो गुस्से में कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो सही है, मैं भी तुम्हें छोड़कर तुम्हारे भाई से शादी कर लूंगी, जिसके बाद वो फैमिली का वारिस बन जाएगा। ऐसा कहते हुए उसे धमकी देते हुए वो वहाँ से चली जाती है। वैंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी यहाँ पे एक लड़का आता है और नाइट ब्यूटी को सलाह देता है कि वो बड़े घर की लड़की है, उसके पेरेंट्स ने उसे बड़े ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए जैसे उन्हें पता चलेगा कि कोई लड़की उसे परेशान कर रही है तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन नाइट ब्यूटी को इन सारी चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बस सोच रही होती है कि जिस चीज़ को वो ढूंढने के लिए आई है उसे जल्द से जल्द ढूंढ ले। इसीलिए आज रात तो वो वैंग और उसके दोस्तों के साथ पूरे स्कूल की अच्छी तरीके से तलाशी लेती है। पूरे स्कूल की 3 बार तलाशी लेने के बावजूद भी उसे उसकी चीज़ नहीं मिलती है, जिस वजह से वो वैंग से पूछती है कि क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल में बिताते हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबराने लगता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो 24/7 हमारे साथ रहता है और हमें पता है कि वो अपना ज्यादा समय कहाँ पे बिताता है। नाइट ब्यूटी पूछती है कि वो कौन सी जगह है, तो वो बताते हैं कि वो एक बार है। वो तुरंत ही उस बार में जाने के लिए कहती है और वैंग उसे रोक भी नहीं पाता है। कुछ ही देर के अंदर सभी उस बार में पहुंच जाते हैं। जहाँ पे पहुँचने के बाद नाइट ब्यूटी महसूस करती है कि यहाँ पे मौजूद सभी लोगों से उस रहस्यमय चीज की गंध आ रही है, इसीलिए वो आसपास सभी लोगों को चेक करने लगती है। लेकिन बेचारे वैंग को ऐसा लगता है कि शायद उसका पत्ता कटने वाला है, इसलिए वो बीच में आ जाता है। नाइट ब्यूटी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है और वो इस बार को अच्छी तरीके से चेक करने लगती है। फिर वैंग के जो दोस्त होते हैं वो उसे पूछते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, तुम्हें ये कहाँ से मिली। तब वो उन्हें टालने के लिए ऐसे बातें कर रहा होता है कि जैसे वो उस लड़की को पसंद ही नहीं करता है, लेकिन असल में तो वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। जब दोस्तों को पता चलता है कि इस लड़की में इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तब वो उसके ऊपर ट्राई करने की बात करते हैं, जिससे इधर ये अपने पावर का यूज करती है और एक एक करके सभी लोगों को बेहोश कर देती है ताकि ये जगह शांत हो जाए और वो आसानी से ढूंढ सके। और तभी उसे वो रहस्यमय चीज जो कि 4 साइड वाली कढ़ाई होती है वो उसे दिख जाती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है। नाइट ब्यूटी के ऊपर कोई नजर रख रहा होता है जो कि तुरंत ही उसके बारे में किसी को अपडेट कर देता है। और थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे मैंग की मॉम मिसेस लिन आती है और कहती है कि तुमने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया था।
मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ये लोग अपने साथ एक प्रिस्ट को भी लेकर आए होते हैं जो कि नाइट ब्यूटी को कैद करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि ये देखकर नाइट ब्यूटी इन लोगों पे हंसती है। वो कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। ये देखकर प्रिस्ट आगे बढ़ता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके, लेकिन बीच में वैंग आ जाता है नाइट ब्यूटी की सुरक्षा के लिए। ये लोग इन सारी चीजों में उलझे हुए होते हैं। तभी एक पर्सन दबे पाव आता है और 4 साइडेड कढ़ाई को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट ब्यूटी अपने पावर का यूज करते हुए उसे उसी जगह पे फ्रीज कर देती है। फिर वो उसे पूछताछ करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे सौतेली माँ और सैंग भी इनके साथ आए होते हैं, जो कि अपने साथ एक खास तरह की लाइट को लेकर आए होते हैं, जिसे अचानक से वो लोग ऑन कर देते हैं। ये लाइट जलते ही नाइट ब्यूटी कमजोर पड़ने लगती है। वैंग तुरंत उसे उस लाइट से कवर करता है और तभी वो पर्सन जो कि कढ़ाई चुरा रहा था वो आसानी से उसे चुरा कर लेकर भाग जाता है। इससे नाइट ब्यूटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो अपने पावर का यूज करती है और एक ही बार में सभी लाइट को तोड़ देती है। लाइट टूटने की वजह से सभी के चेहरे में कांच लग जाती है और सभी के चेहरे कट जाते हैं। लेकिन नाइट ब्यूटी इन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम लोग निहायत ही बेवकूफ इंसान हो। मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम लोग अपने दुश्मनों की ही मदद कर रहे हो। तभी मिसेस लिन भी नोटिस करती है कि उन्होंने नाइट ब्यूटी को कहीं भी देखा है। तुरंत ही उन्हें पेंटिंग की याद आती है और तभी दोस्तों को भी उस पेंटिंग की याद आने लगती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने ग्रैंडपा के कमरे में उसकी तस्वीर देखी थी। वो बताती है कि वो यहाँ पे इनकी सुरक्षा करने के लिए आई थी। इनके 4 प्रमुख परिवार उस 4 साइडेड कढ़ाई से जुड़े हुए हैं। अगर उसे कोई चुरा लेता है तो इससे इनका ही नुकसान होगा और सबसे पहले लिन फैमिली से इनकी शुरुआत होगी। धीरे धीरे सभी परिवार के मेंबर्स मरने लगेंगे। फिर देखते देखते पूरा परिवार कैसे खत्म हो जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये सारी बातें मैंग मैंग को झूठी लगती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई बहरूपिया है। वो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है। तभी उसकी मॉम के पास किसी का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का कार एक्सीडेंट हो चुका है। नाइट ब्यूटी कहती है कि शुरुआत हो चुका है और देखो धीरे धीरे कैसे लोग खत्म होते हैं। अगर 3 महीने से पहले उस रहस्यमय चीज को वापस उसकी जगह पे नहीं रखा जाएगा, तुम लोग तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। एक दोस्त आगे बढ़ के उसे पूछता है कि वो कौन है। तब वो उसे कहती है कि अपने ग्रैंडपा से मेरे बारे में पूछ लेना। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अभी भी मैंग मैंग या फिर उसकी मॉम को उनकी बातों पे भरोसा नहीं होता है। तो ऐसा लगता है कि उस लेडी ने इनके ऊपर श्राप दे दिया है, जिस वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी स्टेप मदर प्रिस्ट से पूछती हैं कि आखिर वो कौन है, क्या वो दानव है या फिर कोई वैम्पायर है। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि उन्होंने उसका पता नहीं लगा पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि वो लोग उसके ऊपर ध्यान दें। अगर वो कोई वैम्पायर होगी तो उसे खून चाहिए होगा, वो भी इंसानी खून। साथ ही वो इन लोगों को अपना क्रॉस वाला लॉकेट भी दे देते हैं उनकी सुरक्षा के लिए और उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कहते हैं। घर वापस आने के बाद वैंग नाइट ब्यूटी को चेक करता है और कहता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। नाइट ब्यूटी कहती है कि आजकल तुम मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह करने लगी हो। ये सुनकर वो तुरंत अपने आप को पीछे कर लेता है, लेकिन वो उसे धक्का देते हुए बेड पे लिटा देती है और उसके पास आते हुए उसे कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही दिन में 3 बार खाती रहोगी तो मैं तो पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा। लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनती है। वो उसका खून फिर से चूसने लगती है। तभी यहाँ पे सैंग आ जाता है, जो कि क्रॉस का सिंबल लेकर आया होता है और गलती से वो उन दोनों को साथ में देख लेता है, जो कि ये देखकर तो वो बुरी तरीके से डर जाता है। नाइट ब्यूटी भी उसे देख लेती है, लेकिन उसे देखने के बाद वो एक स्माइल पास करती है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद वो फिर से वैंग को किस करने लगती है। उधर दूसरी तरफ जैसे ही डैड को अपनी वाइफ के करतूत के बारे में पता चलता है कि उन्होंने नाइट ब्यूटी के साथ ये सारी चीजें की है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उनके ऊपर हाथ उठाते हैं। साथ ही उन्हें नाइट ब्यूटी से माफी मांगने के लिए कहते हैं और गुस्से में उन्हें बातें सुनाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे सैंग आता है और कल के बारे में वो अपनी मॉम को बता देता है। ये सुनकर तो दोनों डरने लगते हैं और तभी यहाँ पे नाइट ब्यूटी भी वैंग के साथ आ जाती है। ये देखकर वो लोग घबराने लगते हैं। सौतेली माँ नाटक करते हुए कल के लिए माफी मांगती हैं और बदले में उनके लिए खाना बनाती हैं और उसे खाने के लिए कहती हैं, लेकिन ये लोग उसके मुंह पे ही मना कर देते हैं, जिस वजह से ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में वैंग को 2-4 बातें सुना के वो लोग चले जाते हैं। वैंग उन्हें बड़े गुस्से से जाते हुए देख रहा होता है। ये देखकर नाइट ब्यूटी उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उन लोगों को जान से मारने में। वैंग कहता है कि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है। तब नाइट ब्यूटी उससे कहती है कि क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं 4 साइडेड कढ़ाई ना ढूंढूं और इससे धीरे धीरे ये लोग मर जाएं। तब वो कुछ नहीं कहता है। तभी यहाँ पे मिसेस लिन अपनी बेटी मैंग मैंग के साथ आ जाती है। हाल ही में उनके बेटे की डेथ हो चुकी होती है और वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार को छोड़कर यहाँ पे नाइट ब्यूटी के ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने उनके ऊपर श्राप दे दिया है, जिस वजह से उनका बेटा मर गया। लेकिन नाइट ब्यूटी उनसे कहती है कि जल्द से जल्द जो काम दिया है उसे खत्म कर दो, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी होने वाली है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती हैं और नाइट ब्यूटी के ऊपर हाथ उठाने लगती हैं। तभी वो पावर करती है, उनका पैर स्लिप होता है और वो सीधा एक बड़े से मटके से जा टकराती हैं। अब ये बेहोश होती है या फिर यहीं पे इनकी डेथ हो जाती है, ये तो अभी नहीं दिखाया जाता है। लेकिन इससे मैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और तभी यहाँ पे एक दूसरा पर्सन आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैंग के डैड मिस्टर लिन होते हैं। मैंग अपने डैड को यहाँ पे देखकर उसे ऐसा लगता है कि अब तो वो आराम से नाइट ब्यूटी को खत्म कर देगी, लेकिन उसके डैड तो उल्टा उसके ऊपर हाथ उठा देते हैं और
अपने पूरे लोगों के साथ नाइट ब्यूटी के सामने झुक जाते हैं और उसे मास्टर कह के पुकारते हैं। साथ ही वो अपने परिवार को बचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट भी करने लगते हैं। वो उसे राक्षस कहती है, लेकिन पिता उसे धक्का देते हुए साइड कर देती है। नाइट ब्यूटी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उनके परिवार को बचाए। नाइट ब्यूटी सभी की बातें सुनती है और कहती है कि जिसने तुम्हें धन दिया, जिसने तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, तुम लोगों ने उसकी सुरक्षा भी नहीं की, इसीलिए ये सारी चीजें तो तुम लोगों के साथ होनी ही थी। अब चारों प्रमुख परिवार उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए नाइट ब्यूटी उन्हें एक मौका और देती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। और फिर वो उस चीज को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद सभी बैठते हैं। मैग अपने डैड से पूछती है कि आखिर वो कौन है, लेकिन डैड तो उसके अपमान की वजह से इतना गुस्सा होते हैं कि वो उसे घर में बंद करने के लिए कह देते हैं। इधर जोंग और लू परिवार के भी यंग मास्टर अपने डैड से पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो लेडी कौन है। दोनों परिवार के पिता उन्हें बताते हैं कि वो इमॉर्टल है और तुम लोगों को किसी भी हाल में उन्हें नाराज नहीं करना है। चाहे वो फ्यूचर में तुमसे कोई भी चीज मांगती है, तब तुम लोगों को बिना क्वेश्चन किए वो चीज उनके हाथों में सौंप देनी है। यही नहीं, अगर वो तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट भी करती है, तब भी तुम्हें उनका सम्मान करना होगा। दोनों यंग मास्टर को ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन फिर भी यह सब कुछ करने के लिए वो लोग मान जाते हैं। बाद में वो किसी रानी की तरह उसे ट्रीट करने लगते हैं। कोई उसके लिए वाटरमेलन लाता है तो कोई उसके लिए जूस लाता है, लेकिन वो ये सारी चीजें खाने से मना कर देती है। तब वो लोग उसे ड्रिंक और सिगरेट ऑफर करते हैं। नाइट ब्यूटी सिगरेट ले लेती है और स्मोक करने लगती है, लेकिन बीच में वैंग आ जाता है, जो कि बहुत ही स्टाइलिश तरीके से उसके हाथ से सिगरेट ले लेता है और खुद स्मोक करता है। इसके बाद वो उससे दूर हटता है और कहता है कि तुम्हें ये सारी चीजें ट्राई नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी हम किसी खास चीज को ढूंढने वाले थे ना, तो तुम यहाँ पे समय क्यों बर्बाद कर रही हो, ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर वो उससे कहती है कि ये जगह तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खास थी ना। तब वो कहता है कि नहीं, मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है। तो वो उससे छोटी प्यारी बच्ची कह के पुकारता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, घर पे चलने के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। ये सुनकर वो तुरंत उसके पास आती है और उसका खून पीने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए वो खुद को रोक लेती है और कहती है कि आज रात वो घर नहीं जाने वाली है। और वैसे भी अब उसे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जैसे उसके पास कई सारे लड़के और हैं, इसीलिए वो घर जा सकता है। ऐसा कहते हुए बाकी दोस्तों के पास जाकर बैठ जाती है और ये देखकर उसे जेलसी होने लगती है। वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं पाता है। वापस से वो फिर से नाइट ब्यूटी के पास आ जाता है और सबके सामने उसे किस करने लगता है। दोनों को किस करते हुए देखकर बेचारे दोनों दोस्त साइड हो जाते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ घर लेकर जाने लगता है। तभी नाइट ब्यूटी देखती है कि लास्ट टाइम जिस पर्सन ने 4 साइडेड कढ़ाई को चुराई थी वो वहीं पे है, इसलिए वो अपने पावर का यूज करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से वैंग उससे किस करता है और उस पर्सन को इशारे में यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो तुरंत ही पर्सन वहाँ से भाग जाता है। इससे नाइट ब्यूटी तो गुस्सा होती है, लेकिन वैंग उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे रिप्लेस करने वाली हो। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं, लेकिन घर जाने के बाद भी वैंग नाइट ब्यूटी से दूर नहीं रह पाता है। वो वापस से उसके कमरे में आता है और उसे किस करने लगता है। कुछ समय तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद नाइट ब्यूटी उसका खून पीने लगती है। लेकिन इस बार वैंग उससे दूर नहीं होता है, जो कि नाइट ब्यूटी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए खुद ही वो उसे धक्का दे देती है और कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और मैं तुम्हारी खून पीती रही तो तुम एक दिन मर जाओगे। ये सुनकर वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो मर भी जाता है तो क्या हुआ। ये सुनकर वो उससे कहती है कि क्या तुम उस 4 साइडेड कढ़ाई को मुझे ढूंढने से रोकने की कोशिश कर रहे हो। वो कुछ नहीं कहता है, बस स्माइल करता है। इसके बाद वो उसके पास आती है और उसे किस करने लगती है। तब वो भी पीछे नहीं हटता है, वो भी उसे किस करने लगता है। सीन कट होता है और अगले सीन में नाइट ब्यूटी एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहाँ पे एक ग्रैंडपा ने उसकी कई सारी तस्वीर रखी होती है और साथ में उसके फोटोग्राफ्स भी होते हैं। वो ग्रैंडपा से कहती है कि मैंने तुम्हारे हाथ में बहुत ही खास चीज रखी थी और वह इतनी आसानी से तुम्हारे फैमिली से गायब हो गया। क्या ये बात अजीब नहीं है, जबकि कोई नॉर्मल इंसान को उसके बारे में पता भी नहीं होगा। ये सुनकर वो उसे कहता है कि मैंने आपसे कुछ बात छुपाई है, जो कि मेरे परिवार का रहस्य है। ये सुनकर नाइट ब्यूटी कहती है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो 4 परिवार कैसे गायब हो जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये सुनकर ग्रैंडपा तुरंत ही उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको अभी सच्चाई बताता हूँ। इसके बाद नाइट ब्यूटी के सामने ग्रैंडपा सबसे बड़ा राज खोलते हैं, जिसके बारे में नाइट ब्यूटी ने कभी भी नहीं सोचा था। ग्रैंडपा बताते हैं कि ये सारी चीजें 20 साल पहले स्टार्ट हुई थी। मेरे परिवार के साथ बाकी 3 परिवार भी अपनी कंपनी में बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे और उन्हें काफी प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे सभी को लालच आने लगा, जिस वजह से उन्होंने उस 4 तरफा कढ़ाई के बारे में कुछ और बातों का पता लगाया। तब उन्हें पता चलता है कि वो इससे भी ज्यादा अमीर, इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं, तो उन्हें किसी ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जो कि नाइट ब्यूटी की तरह काफी हद तक मिलती जुलती होगी और उसके ब्लड में भी कुछ स्पेशल पावर होंगे। अगर मुमकिन होता है और वो लोग किसी ऐसी लड़की को ढूंढ लेते हैं और उसके खून से इस कढ़ाई को सींचते हैं, तो इससे ये लोग और भी ज्यादा अमीर और पावरफुल भी बन सकते हैं। अब ये लोग पहले से ही बहुत ही ज्यादा रिच थे, लेकिन इनका लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा। जो ग्रैंडपा के भाई थे उन्हें भी ये सारी चीजों के बारे में पता होती है, इसलिए वो ग्रैंडपा को चढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं और अपनी बातों में फंसाने लगते हैं कि उन्हें ऐसी लड़की को ढूंढना चाहिए।
काफी बार सेम टॉपिक के बारे में बात करते हुए सभी को लालच आ जाता है और वो एक ऐसी लड़की को ढूंढने में लग जाते हैं। फाइनली उन्हें अनएक्सपेक्टेडली तरीके से उन्हें एक ऐसी लड़की मिल जाती है जो कि हूबहू नाइट ब्यूटी की तरह होती है, जिसके ब्लड में कुछ स्पेशल पावर होते हैं। माना कि वो ताकतवर और जादुई नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसका खून बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है। फिर उस लड़की का यूज करने के लिए सभी लोग मिलकर ग्रैंडपा के बेटे से उसकी शादी करा देते हैं, जिसके बाद वो इनकी फैमिली में शामिल हो जाती है और जो कुछ भी वो लोग कह रहे होते हैं वो लड़की आसानी से करने लगती है, जिस वजह से अब उसे हमेशा ही अपना खून निकालना पड़ता और उस कढ़ाई को सींचनी पड़ती। धीरे धीरे ये लोग अमीर होने लगे, लेकिन इनका लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से वो लड़की काफी समय तक अपने ब्लड से उस कढ़ाई को सींचती रही और देखते देखते वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगी। जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी उन लोगों ने उसके ऊपर दया नहीं दिखाया और उसका ब्लड का यूज करते रहे, जिस वजह से वो अपने बच्चे को पैदा करने के बाद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई और कुछ साल के बाद उसकी डेथ हो गई। हालांकि उसे अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में भी पता होता है, जिस वजह से वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी होती है और उसकी जीने की इच्छा मर चुकी होती है। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो की मॉम ही होती है। ग्रैंडपा भी शुरू से लेकर अंत तक इन सारी चीजों में शामिल थे, लेकिन कभी भी उसने उस लड़की की जान नहीं बचाई, क्योंकि ये भी बाकियों की तरह पैसों की वजह से अंधे हो चुके थे। जब नाइट ब्यूटी को इसके बारे में पता चलता है तब उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। उसका मन करता है कि वो 4 परिवारों को ऐसे ही छोड़ दे और ये लोग मर जाएं। साथ ही उसे इस बात का भी रियलाइज हो जाता है कि क्यों यंग बार बार उसे उसके रास्ते में रोकने की कोशिश कर रहा था। शायद वो अपने मॉम के कातिलों से बदला लेना चाहता है। नाइट ब्यूटी इस समय सिर्फ बूढ़े को वार्न करती है और बाद में उनका फैसला करने के बारे में सोचती है और सीधा वैंग के पास जाती है, जहाँ पे वो सो रहा होता है और सपने में अपनी माँ को देखता है और डरते हुए वो जग जाता है। नाइट ब्यूटी उसके पास ही होती है और उसका ध्यान रख रही होती है। जैसे वो नाइट ब्यूटी को अपने पास देखता है वो तुरंत ही उसे किस करने लगता है। अब नाइट ब्यूटी भी उसे ऐसा करने से नहीं रुकती है। कुछ समय के बाद जब वो दोनों बातें करते हैं तब वो उसे कहती है कि तुम हमेशा ही मुझे 4 तरफा कढ़ाई को ढूंढने से रोकने की कोशिश क्यों करती हो। अब इसकी सच्चाई वो उसके मुंह से ही सुनना चाहती थी, इसीलिए वो इस बात को उकसाने की कोशिश करती है। साथ ही उसकी मॉम के बारे में भी बात कर रही होती है, जिससे उसे शक हो जाता है कि नाइट ब्यूटी को इसके बारे में कुछ पता चल गया है। फिर बात को दबाने की कोशिश करते हुए वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है, जिस पे वो नाराज हो जाता है। लेकिन नाइट ब्यूटी उसे बताती है कि वो चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती और खास है। वो इसे इसलिए नहीं ढूंढना चाहती है कि वो 4 परिवारों की जान बचाना चाहती है, बल्कि वो इसे इसलिए ढूंढना चाहती है कि अगर उसकी सही जगह पे उसे नहीं रखा जाता है तो यहाँ पे काफी सारी आपदाएं आ सकती हैं, जिसे वो शायद रोक नहीं सकती है। इसलिए वो चाहती है कि वो उस रहस्यमय चीज को उसकी जगह पे वापस कर दिया जाए। ये सुनकर वो उससे बात करते हुए डायरेक्टली उसे ये नहीं बताता है कि वो चीज उसके पास है या फिर उसने उसे कहाँ पे रखी है, बल्कि वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन वो उसे अपने साथ रहने से मना करती है और कहती है कि तुम मेरे लिए सिर्फ खाना हो। लेकिन वो उसकी बातों को अवॉइड करता है और उसे कहता है कि लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। बाद में वो दोनों किस करते हैं। अगले सीन में वो दोनों कहीं पे जा रहे होते हैं, तभी मैंग मैंग वापस से वैंग के पास आती है और बताती है कि उसकी मॉम और उसके भाई दोनों की डेथ हो चुकी है। मैंग मैंग उससे कहती है कि वो उसे पसंद करती है और इसके साथ शादी करना चाहती है, तो उससे उसके साथ शादी करने से पहले नाइट ब्यूटी को खत्म करना होगा। लेकिन वैंग उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कहते हुए वो नाइट ब्यूटी के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी मैंग मैंग के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक हुआ है, जिस वजह से उसे अपनी पूरी फैमिली संभालनी होगी और साथ ही कंपनी की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी। दूसरी तरफ हम नाइट ब्यूटी को देखते हैं, जो कि तीनों यंग मास्टर के साथ उस कढ़ाई को ढूंढने के लिए एक गली में पहुंचती है, जहां से उसे उस रहस्यमय कढ़ाई की महक आ रही थी। वहां पे आने के बाद वो दोनों यंग मास्टर को उसे ढूंढने के लिए कहती है और फिर वो वैंग को देखती है, जो कि किसी के पास मैसेज कर रहा होता है। वो तुरंत उसके पास आती है और उसके फोन को तोड़ देती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है। इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे लू परिवार का यंग मास्टर आ जाता है। उसे अपने डैड से हाल फिलहाल में पता चला था कि नाइट ब्यूटी को जब भी भूख लगता है तब वो खून पीती है, इसलिए वो अपने आप को उसके सामने रख देता है और कहता है कि तुम्हें इकलौते वैन पे निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, तुम जब चाहे तब मेरा खून पी सकती हो। ये सुनकर वो उसके पास आती है। हालांकि वैंग को ये सब कुछ देखकर बहुत ही अजीब लग रहा होता है, लेकिन जब वो उसके पास आती है तो वो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी शुद्ध नहीं हो, तुमने काफी लोगों के साथ रिश्ता बनाया, इसलिए तुम्हारा खून मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी दूसरा यंग मास्टर कहता है कि मेरे बारे में क्या। ऐसा कहते हुए वो अपनी बॉडी उसे दिखाने लगता है। नाइट ब्यूटी उसकी तरफ जाती है, लेकिन यंग मास्टर को जेलसी होने लगती है, इसलिए वो उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। कहता है कि तुम्हें किसी और के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना ब्लड चाहे उतना मेरे अंदर से ले सकती हो। नाइट ब्यूटी कहती है कि तुम तो सीरियस हो गए हो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तब वो उसे कहती है कि तुम मेरे लिए सिर्फ चावल के बराबर हो, क्या तुम चावल खाने के बाद चावल से प्यार करती हो। अब ये सुनकर तो उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। इसके बाद वो बाकी यंग मास्टर के साथ यहाँ से आगे निकल जाती है। वैंग वहाँ पे कुछ देर तक अकेला रहता है। तभी वहाँ पे उसके ग्रैंडपा का छोटा भाई उनसे मिलने के लिए आते हैं।
और वैंग को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि हम दोनों साथ में हो जाते हैं और इस तरीके से हम उन 4 प्रमुख परिवारों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। मुझे पता है कि उन्होंने मिलकर तुम्हारी मॉम को खत्म किया था, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मेरा साथ दो और हम मिलकर काम करें, क्योंकि ये 4 प्रमुख परिवार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ली परिवार लगभग खत्म हो ही चुका है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें उस लेडी से अमरता के बारे में पूछना होगा कि अमर कैसे होते हैं। ये सुनकर वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा आसान है? वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर उसे पता चलता है कि मैं उसे धोखा देता हूँ तो मैं उसका पहला शिकार बनूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैंने उस लेडी के बारे में पता लगाया है, मुझे पता चला है कि वो कोई वैम्पायर है या फिर उसकी जैसी कोई जीव है जो कि खून पे ही जिंदा रहती है। इसीलिए जब उसे पर्याप्त खून नहीं मिलेगा तब वो खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेगी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम उसके ऊपर हमला कर देना, क्योंकि अगर वो मर जाती है तभी हम उन 4 प्रमुख परिवारों से बदला लेंगे, क्योंकि उसके जिंदा रहते हुए वो तो उन सभी को बचा लेगी। ऐसा कहते हुए अपने पास से एक नायाब खंजर निकाल कर उसे दे देते हैं और कहते हैं कि इसे यूरोप से मंगाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है। कहा जाता है कि इस खंजर ने कई सारे वैम्पायर को खत्म किया था, इसीलिए तुम इसका यूज कर सकते हो। वैन उनकी बात मान लेता है और उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये सभी जब घर वापस आ रहे होते हैं तभी इन्हें कॉल से पता चलता है कि मिस्टर ली की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। वो इस समय हॉस्पिटल में है। इस वजह से सभी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहाँ पे मिस्टर लिन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो लगभग मरने ही वाले थे। इसलिए सभी लोग समझा रहे होते हैं मैंगमैन को कि वो जाकर नाइट ब्यूटी से माफी मांगे और उनसे रिक्वेस्ट करे अपनी डैड की जान बचाने के लिए, लेकिन वो माफी मांगने से साफ मना कर देती है। इनफैक्ट वो सबसे ये कहती है कि वो लड़की कोई महान शक्ति नहीं है, बल्कि वो कोई वैम्पायर है। इसमें सौतेली माँ भी साथ दे रही होती है और कहती है कि सच में वो वैम्पायर है, जो कि ये सुनकर तो इसके परिवार को गुस्सा आ जाता है और इसे थप्पड़ खानी पड़ जाती है। बल कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे नाइट ब्यूटी भी आ जाती है। सभी देखकर उसके पास चले जाते हैं और मैंगमैंग से उसके सामने झुककर माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन मैंगमैंग इस बार भी मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इसके सामने बिल्कुल भी नहीं झुकने वाली हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक घटिया वैम्पायर है। ये सुनकर तो उससे गुस्सा आ जाता है। वो अपने पावर का यूज करते हुए उसे अपने सामने झुका देती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जब मुझे कोई वैम्पायर कहता है। और फिर वो उसका गला घोटकर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ग्रैंडपा उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उसे छोड़ दे, तब जाकर वो उसे छोड़ देती है। फिर वो मिस्टर लिन को बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि अभी 4 साइडेड कढ़ाई अपनी जगह पे पहुंची नहीं है तो वो उसकी मदद नहीं करेगी। फिर देखते ही देखते सबके सामने मिस्टर लिन की सांसें धीमे पड़ने लगती हैं, उन्हें कार्डियक अरेस्ट होता है और सबके सामने उनकी मौत हो जाती है। मैंगमैंग अपने परिवार को इस तरीके से टूटते हुए देखकर कसम खाती है कि वो इस लड़की को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। ये सारी चीजें देखकर बाकी के परिवार बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं और उसके सामने झुककर उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उन्हें बचा ले। तभी यहाँ पे लास्ट में वैंग भी आ जाता है, जिसे इन्होंने उसे वहीं पे छोड़ दिया था। जब वो वहाँ पे आता है तब वो सुनता है कि 4 प्रमुख परिवार चाहते हैं कि नाइट ब्यूटी उस पर्सन को अमर बना दे, ताकि उन्हें ये कढ़ाई मिल सके और ये लोग फिर से ठीक हो सके, जो कि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट वैंग को भी पता होता है कि किसी को अमर बनाने के लिए कितना ज्यादा सेक्रीफाइस की जरूरत है, इसलिए वो इस बात का विरोध करता है। लेकिन अब 4 परिवार की मौत को नजदीक आते हुए देखकर इनका दिमाग बिगड़ जाता है। वो नाइट ब्यूटी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और कहते हैं कि उनके परिवार ने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने बलबूते पे हासिल किया है, ना कि उसकी वजह से। सभी उसे ही कोस रहे होते हैं। ये देखकर वैंग कहती है कि देखो, यही वो लोग हैं जिनकी सुरक्षा तुम करना चाहती हो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें इनकी जान बचानी चाहिए? वो कुछ नहीं कहती है, बस ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या ये सारी बातें सच है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? अब वो कुछ कहे उससे पहले ये लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। वो खुद की जान बचाने के लिए अभी भी उसे जॉन को अमर करने के लिए कह रहे होते हैं, जो कि वो इनकी बात से एग्री नहीं होती है और इनके साथ रिश्ता तोड़ देती है और कहती है कि अब मेरा तुम लोगों के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। ऐसा कहते हुए वो यहाँ से जाने लगती है। तब सभी लोग भी उसके साथ रिश्ता तोड़ देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो ठीक है, अब हमारे फैमिली के साथ भी तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। इनकी बातें सुनकर नाइट ब्यूटी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वे भी उसके साथ जा रहा होता है तब उसके साथ भी ये लोग रिश्ते तोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे पास क्वीन फैमिली की संपत्ति नहीं आएगी। अगर तुम उसके साथ जाते हो, उसका साथ देते हो, तो हमारे साथ तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। वो इनके बातों पे ध्यान नहीं देता है और कहता है कि आपने सालों पहले मेरे मॉम के साथ भी ऐसा ही किया था, इसलिए मैं आपका साथ नहीं दूंगा। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद सभी लोग ग्रैंडपा को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उन सभी को समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उन्होंने ही हमारी मदद की थी। लेकिन कोई भी ग्रैंडपा की बातें नहीं सुनता है। इनफैक्ट सभी मिलकर नाइट ब्यूटी को वैम्पायर, चुड़ैल ऐसी कई सारे नामों से पुकारने लगते हैं और ग्रैंडपा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी उन्होंने उनकी तब मदद की थी जब वो मरने वाली थी और उन्होंने उसे बड़े हिफाजत से अपने घर में छुपा कर रखा था ताकि वो फिर से जीवित हो सके।
तो देखा जाए तो इन सारी चीजों में ग्रैंडपा ने उनके लिए ज्यादा कुछ किया है, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। ग्रैंडपा उनसे कुछ नहीं कहते हैं, बस उनसे दूर हटते हैं और कहते हैं कि सालों पहले मैंने वेई की मॉम में तुम लोगों का साथ दिया था, उनके ब्लड से हम कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ उसकी मॉम की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत तो मेरे मास्टर से हुई थी। उनके ब्लड से ही मैं पूरी तरीके से ठीक हो पाया और इतनी लंबी जिंदगी जी पाई। ये बात सुनकर तो अचानक से इन सभी के मन में लालच आने लगता है। वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है, अगर सच में उसका ब्लड इतना ही ज्यादा स्पेशल है, तो अगर हम उसकी बॉडी को खाने में यूज करें तो इससे तो हमारी उम्र और भी ज्यादा स्लो तरीके से बढ़ेगी ना। सब ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। जो वैंग के दोस्त होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि ये लोग तो पागल हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम दरवाजे के बाहर नाइट ब्यूटी को देखते हैं, जो कि वेई के साथ होती है और वो इन सभी की बातें सुन रही होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर ये लोग अभी भी उसके ही बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसकी ब्लड को कैसे उसकी बॉडी से निकाला जाए। वो उसे मारने का प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि इन्हीं में से किसी के प्रिस्ट ने बताया था कि वैम्पायर को मारना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस उन्हें कुछ चीजों से डर लगता है और उन्हें उसी चीज का यूज करना होगा। इधर नाइट ब्यूटी वहाँ से बाहर आने के बाद उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो, लेकिन भूलो मत तुम भी उन्हीं परिवार का हिस्सा हो, अगर वो मरते हैं तो तुम भी मर जाओगे। वैन कहता है कि उन सभी को बलि का बकरा बनाकर उन्हें जान से मारने में और उनके साथ मरने में कोई बुराई नहीं है। ये सुनकर तुरंत वो उसका कॉलर पकड़ती है और उसे कार से लगाकर उसका खून पीने वाली होती है। तो वो बड़ी ही खुशी से कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, जल्दी करो। इससे वो रुक जाती है और कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। तब वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वो चीज दे दूँ जिसे तुम काफी समय से ढूंढ रही हो, और उसके बाद हम साथ में पूरी जिंदगी जिए। मैं तुम्हारे साथ अमर होकर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर वो उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूं? वो तुरंत ही उसे नीचे धक्का दे देती है और कहती है कि ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वैंग तुरंत ही अपनी बात को पलट देता है और कहता है कि वो तो उसके साथ बस मजाक कर रहा था। फिर वो उसे अपनी बॉडी का लालच उसे देने लगता है। जैसे उसका ध्यान भटकता है, तुरंत उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है। वो भी उसे किस करती है और फाइनली फिर से वो उसका खून पीने लगती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझे रिझाना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। वैंग कहता है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा यूज करता हूँ, लेकिन असल में तो तुम मेरा यूज करती हो। नाइट ब्यूटी कहती है कि इससे तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मेरे लिए सिर्फ खाने के बराबर हो। और याद रखना, अगर कोई भी फेवरेट चीज तुम्हें हद से ज्यादा खाने के लिए दी जाती है तो उससे तुम्हारा मन भर जाता है और तुम उस चीज को छोड़ देती हो। ऐसा कहते हुए वो उसे छोड़ देती है, लेकिन अब उसे नाइट ब्यूटी की आदत लग चुकी होती है, जिस वजह से वो उसे छोड़ता नहीं। वो उसके पीछे जाता है और वापस से उसे किस करने लगता है। कुछ समय वो लोग कार में ही बिताते हैं। इसके बाद वो वापस से उसे लेकर घर पे पहुंचता है, जहाँ पे गार्ड उसे अंदर जाने से रोकता है, लेकिन असल में वो यहाँ पे अपनी मॉम के फोटोग्राफ्स लेने के लिए आया होता है। फिर वो जब अंदर जाता है तब उसकी मॉम उसका सामान बाहर फेंक रही होती है। इसके बाद उसका सामना उसके सौतेले भाई से होता है, जिसके हाथ में उसकी मॉम के फोटोग्राफ होते हैं, और वो उसे देखते ही उसके सामने तोड़ देता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पे रह भी नहीं सकते हो। ये सुनकर तो उसे गुस्सा आता है। वो मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तब नाइट ब्यूटी अपने पावर का यूज करती है और सभी को उनकी जगह पे फ्रीज कर देती है। फिर वो वैंग से कहती है कि जाओ और अपना बदला लो और हार कर मुझे निराश मत करना। ये सुनकर वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर सौतेली माँ को अपनी बेटी की फिक्र होती है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चीख कर यहाँ पे लोग बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन नाइट ब्यूटी अपनी पावर का यूज करती है और उसे बोलने से रोक देती है। फिर वो आगे बढ़ता है। उसके मन में जितनी भी भड़ास होती है वो अपने सौतेले भाई पे निकालता है। वो उसे अच्छी तरीके से पीट रहा होता है। वो जोर जोर से चीखने लगता है और अपने डैड को बुलाने लगता है, लेकिन वैंग उसे छोड़ता नहीं है। वो उसे पीटने के बाद अपनी मॉम के फोटोग्राफ के पास लेकर जाता है और उसे माफी मांगने पे मजबूर कर देता है। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे डैड आ जाते हैं, जिसे देखकर वो छोड़ देता है, अपनी मॉम के फोटोग्राफ्स लेता है। और तभी ग्रैंडपा भी अपने मास्टर को देखते हैं और उसे अंदर इनवाइट करते हैं, लेकिन वो जाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि उन लोगों ने उसे अंदर आने से मना किया है। तब ग्रैंडपा एक बार फिर से अपने मास्टर से मदद मांगते हैं ताकि वो सभी परिवारों को बचा ले, जिसपे वो मदद करने से साफ साफ मना कर देती है। ग्रैंडपा को ये बात बड़ी बुरी लग जाती है। वो कहते हैं कि अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ देता हूँ। और वो जो रहस्य में कढ़ाई है वो काफी समय से हमारे परिवार में थी, वो हमारे परिवार की विरासत है, इसलिए तुम उसे अपने साथ ले जाने के बारे में सोचना भी मत। इनकी ऐसी बेतुकी बातें सुनने के बाद भी नाइट ब्यूटी शांत रहती है और कहती है कि ठीक है, अब जबकि तुमने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया है तो जो अच्छी हेल्थ मैंने तुम्हें दी थी वो मैं किसी वक्त तुमसे ले लूंगी। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। वे भी अपने ग्रैंडपा को देखता है और कहता है कि अब बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी डैड ग्रैंडपा को समझाते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस एक मॉन्स्टर है जो कि आपको सिर्फ डराने की कोशिश कर रही थी। अब उसकी बातों पे ध्यान मत दो, आपको बहुत ही लंबी जिंदगी मिलेगी। लेकिन तभी अचानक से ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है और वो वापस से उसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसमें वो लास्ट टाइम थे। जब डॉक्टर उनकी जांच करते हैं तब वो फैमिली को बताते हैं कि ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं।
ये ज्यादा से ज्यादा कुछ ही दिन तक जीवित रह पाएंगे। ऐसा कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तब फैमिली वाले ग्रैंडपा को बचाने के लिए डिसाइड करते हैं कि उन्हें नाइट ब्यूटी की ब्लड की जरूरत है। तब वो नाइट ब्यूटी के ब्लड के लिए कुछ दिन इंतजार करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ग्रैंडपा के भाई बहुत ही जल्द उनके साथ मुकाबला करेंगे उस कढ़ाई की वजह से। तब उन्हें आसानी से उसका खून मिल जाएगा और उन्हें ज्यादा भागदौड़ भी करनी नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ ये दोनों जा रहे होते हैं, तभी अचानक से ड्राइवर के पास कॉल आता है और वह इन दोनों को कार से बाहर निकाल देता है, ये कहते हुए कि उसके परिवार वालों ने उसे कोई भी सर्विस देने से मना कर दिया है और साथ ही उससे कहा है कि वो परिवार का सबसे निकम्मा औलाद है। अरे वैंग के हाथ से कार भी चली जाती है और उसकी बेइज्जती भी हो जाती है, वो भी घर के नौकर के मुंह से। लेकिन बाहर आने के बाद वो नाइट ब्यूटी के सामने शो ऑफ करना नहीं छोड़ता है। वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, उसके पास कई सारे फ्रेंड्स हैं जो किसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब वो अपने फ्रेंड के पास कॉल करता है और अपने दिए हुए पैसे ही उनसे वापस मांगता है, तब वो लोग ये बात सुनते ही तुरंत फोन को कट कर देते हैं। बेचारा वो इस तरीके से पूरी तरीके से शर्म से पानी पानी हो जाता है, इसलिए वो साइड में जाकर बात करने की कोशिश करता है। तभी नाइट ब्यूटी अपने पावर का यूज करते हुए अपनी स्पेशल तितली वापस से अपने पास बुलाती है और उसे आदेश देती है कि वो लॉन्ग परिवार में जाकर उसके बारे में बताए। और इधर बेचारे वैंग को अभी तक किसी से भी मदद नहीं मिलती है, इसलिए वो वापस आता है और अपने दोस्तों पे गुस्सा करता है। नाइट ब्यूटी भी उसे छेड़ते हुए उसे पूछती है कि बताओ आज रात वो कहाँ सोने वाली है। तब वो पास ही की बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि आज रात के लिए वो अपने आप को बेच देगा और मिले हुए पैसे से उसके लिए एक रूम फाइनल करेगा जहाँ पे वो आराम से सो सकती है। इसकी ये बात सुनकर तो वो हंसने लगती है। पहली बार वो किसी के सामने इस तरीके से हंस रही होती है और वो उसे हंसते हुए देखकर कहता है कि क्या तुम स्माइल भी करती हो। वो कहती है कि हाँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और पास ही के होटल में उसे अंदर लेकर जाने लगता है। अंदर जाने के बाद जब वो अपने लिए रूम फाइनल करता है, तब इसके कार्ड में पैसे नहीं होते हैं, इसका कार्ड ब्लॉक होता है। साथ ही जो रिसेप्शन पे लड़की होती है वो उसे बताती है कि शहर में उसे कहीं पे भी रूम नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसके परिवार और बाकी परिवार वालों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया है। तभी यहाँ पे मैंग मैंग भी आ जाती है, जो कि उसे देखकर यहाँ पे परेशान करने की उसे कोशिश करती है। तब नाइट ब्यूटी आगे आती है और कहती है कि शहर में तुम्हारा ही परिवार रिच नहीं है। इसके बाद वो बहुत से बड़े बड़े परिवार का नाम लेती है। ये सुनकर मैंग मैंग उसे कहती है कि जिस परिवार का तुम नाम ले रही हो ना, वो तो शहर के बहुत ही ज्यादा बड़े परिवार हैं, वो शायद ही तुम्हें जानते होंगे। रोज बताती है कि जिस परिवार के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, लॉन्ग परिवार, वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसके साथ बड़े बड़े परिवार भी जुड़ने के लिए कोशिश करते हैं। नाइट ब्यूटी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं। लेकिन मैंग मैंग वैंग को रोकती है और कहती है कि अगर इस बार भी तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगते हुए मुझसे ये कहती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो मैं सारी चीजें ठीक कर सकती हूँ। लेकिन इस बार भी वैंग उसके मुंह पे इंसल्ट कर देता है और कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता है। और इसके बाद वो नाइट ब्यूटी के साथ यहाँ से जाने लगता है। मैंग मैंग गुस्से में नाइट ब्यूटी के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और तभी यहाँ पे लॉन्ग फैमिली आ जाती है। लॉन्ग फैमिली के हेड आते ही ऊंची आवाज में उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और नाइट ब्यूटी के सामने आते ही उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि अब सेवा करने की बारी हमारी लॉन्ग फैमिली की है। ये लोग तो बेचारे ये देखकर ऐसे ही हैरान होते हैं कि इसका कनेक्शन किसके किसके साथ है। तब लॉन्ग फैमिली के हेड कहते हैं कि हमें पता है कि 4 प्रमुख परिवारों ने उनके साथ क्या किया था, लेकिन अब से नाइट ब्यूटी हमारे परिवार के साथ है। और फिर वो नाइट ब्यूटी को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। साथ ही वो मैंग मैंग से कह देते हैं कि जाकर उन सभी 4 प्रमुख परिवारों को बता देना कि अब हम नाइट ब्यूटी के साथ हैं, और जिन्होंने भी उनका अपमान किया वो बता देना कि वो अब हमारे दुश्मन है। अगले सीन में हम नाइट ब्यूटी को लॉन्ग फैमिली में देखते हैं, जहाँ पे वो रेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पे वैंग आ जाता है। वो कहता है कि क्या मिस्टर लॉन्ग मुझे ना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उसने हम दोनों के कमरे इतने ज्यादा दूर कर दिए हैं। वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और कहती है कि तुम मेरे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। तब वो उसे कहता है कि पानी से खेलना बंद करो और मेरे साथ खेलना स्टार्ट कर दो। ऐसा कहते हुए वो उसे अपने पास खींचता है और उसे किस करने लगता है। साथ ही वो उसे पूछ रहा होता है कि क्या उसके दिल में उसके लिए कोई जगह है। तब वो उसे मना कर देती है, लेकिन फिर भी वो उसे किस करता है। उस रात वो दोनों एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जब नाइट ब्यूटी सो रही होती है तब वैंग वहाँ से जाने का फैसला करता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होने से पहले कोई इंजेक्शन लिया होता है, जिसकी वजह से वो अब तक सो रही थी। उसका प्लान था कि उसे यहाँ पे सोता हुआ छोड़कर वो अपने दुश्मनों के पास जाए और अपनी मौत के साथ अपनी मॉम के कातिलों को भी मौत के घाट उतार दे। और उसे पता था कि नाइट ब्यूटी उसे ऐसा करने से रोकेगी, जिस वजह से वो उसे इस तरीके से सोता हुआ छोड़ देता है और उसके लिए एक लेटर भी छोड़ देता है। लेकिन उसे जाते हुए देखकर उसे अफसोस हो रहा होता है और उसके आंख का आंसू उसके चेहरे पे गिरता है। वो तुरंत अपने इमोशन पे कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि नाइट ब्यूटी के ऊपर उसके कोई भी प्लान काम नहीं किए, क्योंकि उसके जाते ही वो अपनी नींद से जाग जाती है और उसके लेटर को पढ़ने के बाद उसके बारे में उसे सब कुछ पता चल जाता है कि आज रात वो अपनी मॉम के कातिलों के साथ खुद की भी जान लेने वाला है। साथ ही उसमें उसने अपने प्यार का भी इजहार किया होता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम वैंग को देखते हैं, जो कि सही जगह पे पहुंच गया होता है। सामने वाली चर्च में 4 प्रमुख परिवारों के सभी लोग होते हैं। वो उन्हें खत्म करने के लिए यहाँ पे आया होता है और तभी पीछे से उससे जाने पहचाने आवाज सुनाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि नाइट ब्यूटी होती है।
वो उसे कहती है कि क्या मेरे सेवक मुझे ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा। वो तुरंत ही उसके पास आ जाता है और उसे पूछता है वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो तो कहती है कि वो स्टार्टिंग से ही उसके बारे में जानती है कि उसके पास वो रहस्यमय कढ़ाई थी। बेचारे वैंग को पता नहीं चल रहा होता है कि नाइट ब्यूटी को उसके बारे में कब से पता है और वो कब से पूरी सच्चाई जानती है। इसलिए वो उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें मेरे बारे में कब पता चला। वो कहती है कि मुझे शक तो तुम्हारे ऊपर पहले से हो चुका था, क्योंकि तुम्हारे अंदर से वही जानी पहचानी स्मेल हमेशा आया करती थी। बाद में जब तुमने स्कूल की बात की और स्कूल में इतना ज्यादा ढूंढने के बाद भी मुझे वो नहीं मिला, तब मेरा शक यकीन में बदल गया। उसके बाद बार में जाते हुए मैंने तुम्हें उस इंसान से फोन कॉल पे बात करते हुए सुन लिया था, जिसके बाद अब मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, एक बात और है, असल में वो जादुई कढ़ाई तुम्हारे पास है ही नहीं, ये तो तुम्हारा ब्लड है जो कि उस कढ़ाई की तरह स्मेल करता है और तुमने इस बात का फायदा उठाया। साथ ही जो कढ़ाई तुमने दुनिया के सामने लाई थी वो नकली थी। फिर वो दोनों साथ में ये सारी चीजें डील करने के लिए अंदर जाते हैं। तभी यहाँ पे दोनों फ्रेंड भी आ जाते हैं और उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों को ही अपने डैड के प्लान के बारे में पता होता है। लेकिन ये दोनों उनकी बात नहीं सुनते हैं, अंदर चले जाते हैं। दोस्त भी उनके पीछे अंदर चले जाते हैं। फिर ये चारों अंदर जाते हैं, जहाँ पे उनका सामना उन सभी परिवार वालों से होता है। जंग उसे देखते ही कहता है कि जैसे हमने सौदा किया था, जो चीज तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा और जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दे दो। लेकिन वो अपने पावर का यूज करते हुए उसे कुछ देती तो नहीं है, लेकिन उसे अपने सामने झुका जरूर देती है। फिर जब वो उसका विरोध करता है तब वो उसे और भी ज्यादा नीचे झुका देती है। ये देखकर वो तुरंत अपने रखे हुए लोगों को उसके ऊपर अटैक करता है। वो पानी लाते हैं जो कि कोई अलग किस्म की पानी होती है, जिससे वो उसके ऊपर फेंकने वाले होते हैं। लेकिन बीच में वैंग अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और पानी को बिल्कुल भी उसके ऊपर पड़ने नहीं देता है। भी कुछ चींटे उसके ऊपर पहुंच जाती हैं, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता है। मिंग मिंग तो उसे सामने देखकर डर रही होती है और उसे फिर से वैम्पायर कहने लगती है। साथ ही वो उसे बचने के लिए क्रॉस साइन का यूज करती है, लेकिन इससे भी नाइट ब्यूटी को कुछ भी नहीं होता है। तभी सौतेली माँ भी उनके ऊपर कुछ चीजें फेंकने लगती है। सारी चीजें देखकर वो कहती है कि लगता है कि किताबों ने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। पहली बात, मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ और इन सारी चीजों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, इसीलिए बेकार की चीजें करना बंद कर दो। तभी झोंग वैंग से कहता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से उसके ऊपर हमला करो। लेकिन वो नाइट ब्यूटी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने से साफ साफ मना कर देता है। तब वो उसके ऊपर गन से शूट करता है, लेकिन वो उसकी गोली से बच जाती है और उसका गला पकड़ लेती है। गन नीचे होती है जिसे मैंग मैंग उठा लेती है और पीछे से वो नाइट ब्यूटी के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन बीच में वैंग आ जाता है और उसे रुकने की कोशिश करता है। लेकिन मैंग मैंग किसी भी तरीके से गन को लेकर उसके ऊपर शूट कर देती है। तब वो अपने पावर का यूज करती है, जिस वजह से जो गोली उसने चलाई होती है वो खुद ही उसके ब्रेन में जाकर लग जाती और उस गोली से उसकी ही मौत हो जाती है। ये देखकर क्वीन फैमिली डरने लगते हैं। तब झोंग कहता है कि तुम कोई वैम्पायर नहीं हो सकती हो, तुम कोई राक्षस हो। ऐसा कहते हुए वो उसके बारे में गलत बातें बोलने लगता है। तब वैंग सामने आता है और कहता है कि ये कोई राक्षस नहीं है, इसने कई बार हमारे शहर को बचाया है और उसकी काबिलियत के बारे में वो बताने लगता है। लेकिन वो उसकी बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथ कुछ खास लेकर आया हूँ। असल में वो अपने साथ बम लेकर आया होता है, जिसे वो सबके साथ रहते ही वो ऑन कर देता है। जैसे बम फटने वाला होता है, तुरंत वैंग नाइट ब्यूटी को गले से लगा लेता है ताकि उसे कोई चोट न पहुंचे। जब धीरे धीरे उसकी धड़कनें कम होने लगती हैं, तब वो नाइट ब्यूटी के साथ बिताए गए हर एक पल के बारे में सोचने लगता है। नाइट ब्यूटी कहती है कि क्या तुम पागल हो, मेरे लिए अपनी जान क्यों दे रहे हो। वो कहता है कि वो तो ऐसे भी मरने वाला था और अच्छा हुआ कि उसने उसकी जिंदगी बचा ली। और फिर वो उसकी बाहों में ही अपना दम तोड़ देता है, जिससे नाइट ब्यूटी को भी बुरा लगता है और इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसके बारे में उसे खुद ही पता नहीं होता है। घर आने के बाद डॉक्टर भी इस बात को एग्री कर देते हैं कि वैंग की जान जा चुकी है, उसे बचाया नहीं जा सकता है। तो वो पर्सन जो कि अब तक वैंग की मदद करते आ रहा था, वो उसके लिए बहुत ही बुरी तरीके से रोता है। लेकिन तभी अचानक से वैंग जाग जाता है। जो पास में बैठा शख्स रो रहा होता है, वो तो ये देखकर डर जाता है, क्योंकि वो मशीन में देख रहा था कि मशीन अभी भी उसे डेड दिखा रही थी। वो वैंग से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। वैंग कहता है कि क्यों नहीं। तब वो मशीन की तरफ इशारा करता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसके चेस्ट में पेन होने लगते हैं और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तभी उसे नाइट ब्यूटी के कहे हुए कुछ लफ्ज याद आने लगते हैं। जब उसने उसे पूछा था कि तुम किसी को अमर कैसे बनाती हो, तब उसने कहा था कि अगर मैं किसी को अमर बनाती हूँ तो इससे मेरी जिंदगी उस पर्सन के साथ जुड़ जाएगी। अगर उस पर्सन को चोट भी लगता है तो दर्द मुझे होगा। हम एक तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे मुझे काफी परेशानी होगी। वो बातें याद आते हुए तुरंत वैंग अपने हाथ पे कट लगाता है और दूसरी तरफ नाइट ब्यूटी जो कि मिस्टर लॉन्ग के साथ बैठकर चाय पी रही होती है, उसके हाथ में भी सेम जगह पे कट लग जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि वैंग जग चुका है। इधर वैंग के हाथों में जो जख्म होता है वो ठीक हो जाता है और जख्म वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो तुरंत ही नाइट ब्यूटी से मिलना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उसके ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है, इसीलिए वो पहले अपने ग्रैंडपा से आखिरी बार मिलने के लिए चाहता है, जहाँ पे परिवार वाले उसे देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तभी यहाँ पे घर का वकील आता है और बताता है कि ग्रैंडपा ने अपनी सारी की सारी वसीयत वैंग के नाम कर दी है। ये सुनकर तो बाकी परिवार वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। वैंग वसीयत ले लेता है और अचानक से उसे फिर से नाइट ब्यूटी का ख्याल आता है। वो तुरंत वहाँ से भागते हुए उसके पास जाने लगता है। इधर वकील डैड को बताता है कि ग्रैंडपा को बहुत ही बड़ा गिल्ट था, जिसकी वजह से वो मरने से पहले कह रहे थे कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा गलत किया है, जिसे सुधारने के लिए वो चाहते हैं कि कुछ चीजें करे, जिसके लिए उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी
वैन के नाम कर दी। अपने बेटे को इसलिए कुछ नहीं दिया क्योंकि वो भी उनके ही जैसे थे, उन्होंने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया और रखेल को घर पे लेकर आ गए। ऐसे कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन डैड को सदमा लग जाता है, वो तुरंत वहीं पे गिर जाते हैं। इधर नाइट ब्यूटी ने उस रहस्यमय कढ़ाई को ढूंढ ली होती है और उसे लंग परिवार को दे देती है, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन नाइट ब्यूटी उसे बताती है कि याद रखना, अगर ये तुम्हारे परिवार से खो जाता है तो तुम्हारे साथ भी वो सारी चीजें होगी जो कि इस समय बाकी परिवार वालों के साथ हो रही है। ये सुनकर वो उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। तभी यहाँ पे भागते हुए एक नौकर आता है और वैंग के बारे में नाइट ब्यूटी को बताता है। नाइट ब्यूटी उससे मिलने के लिए बाहर जाती है और उसे कहती है कि हमारा रिश्ता अब खत्म हो गया है, तुमने मेरी मदद की थी, बदले में मैंने तुम्हारी मदद कर दी, इसलिए अब हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। ये सुनकर वो उसे रुकता है और कहता है कि क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है? तो वो बड़े ही कड़े शब्द में उससे मना कर देती है और कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है। तभी यहाँ पे बाकी परिवार के लोग भी आ जाते हैं जो कि उसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो उसे माफ कर दे, लेकिन वो किसी को भी माफ नहीं करती है और कहती है कि गलती किए हो तो सजा तो मिलेगी ही। ऐसा कहते हुए वो अंदर चली जाती है। तभी मॉम के पास कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तभी यहाँ पे वैंग के दोनों दोस्त भी आते हैं और अपने अपने डैड को बताते हैं कि लू फैमिली के साथ सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, जिस वजह से उन्हें वहीं पे हार्ट अटैक आ जाता है। उधर चाव फैमिली को भी पता चलता है कि उनके रहस्य सबके सामने आ गए हैं, जिस वजह से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। धीरे धीरे समय बीता है और इन सारी चीजों के बारे में दुनिया के लोगों को पता चलने लगता है, इसलिए बहुत सारे रिपोर्टर इसके बारे में जानने के लिए क्वीन फैमिली के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें कुछ पता चल सके। तभी वैन घर से अपनी सौतेली माँ और उसके भाई को बाहर निकाल देता है। फिर जब इन दोनों का सामना रिपोर्टर से होता है तब रिपोर्टर इन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। अब वैंग ने अपने मॉम के कातिलों से उनका बदला ले लिया होता है और इसमें उसके 2 फ्रेंड उसके साथ होते हैं, क्योंकि अब इनके अलावा कोई बचा नहीं होता है और शायद ये इनोसेंट होते हैं, इस वजह से शायद ये अब तक जिंदा थे। तभी एक दोस्त वैंग से बताता है कि तुम आजकल बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हो। वैसे उड़ती उड़ती खबर आई है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो आजकल काफी सारे मेल मॉडल अपने घर पे मिलने के लिए बुला रही है। ये सुनकर तो वो परेशान हो जाता है और तुरंत उसे मिलने के लिए घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ नाइट ब्यूटी को वैंग की लत लग चुकी होती है, इसलिए वो मेल मॉडल बुलाती है, लेकिन कोई भी उसकी तरह नहीं होता है, न ही उसकी तरह किसी की स्मेल होती है, जिस वजह से वो सभी पे गुस्सा करने लगती है और सभी को यहाँ से भगा देती है। तभी यहाँ पे मास्क पहने हुए वैंग आ जाता है जो कि उसे पीछे से हक करता है और कहता है कि एक बार मुझे ट्राई करो। वो उसकी आवाज से ही पहचान लेती है और तभी वो उसे किस करता है, लेकिन इस बार वो उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है, बल्कि उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। लेकिन वो जाता नहीं है, वो फिर से उसके पास आता है, क्योंकि अब दोनों को ही एक दूसरे की आदत हो चुकी होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हैं। फिर वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। सुबह में जब वैंग की आंखें खुलती है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे फिर से छोड़ के चली गई, इसीलिए जब वो उसके सामने फिर से आती है तब वो उसे तुरंत गले से लगा लेता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुमने इस बार में मुझे छोड़ दिया। तब वो उसे कहती है कि मुझे अभी तक एक अच्छा बेड पार्टनर नहीं मिला है ना, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा। इस तरीके से वो भी फाइनली अपने प्यार का इजहार उससे कर देती है और ये लोग फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वेल इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। तो आपको ये रोमांटिक मैजिकल सस्पेंस वाली स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये रिवेंज आपको सेटिस्फाई लगा या फिर आपको मूवी में कुछ कमी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। इसके अलावा नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लो ताकि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और साथ ही वीडियो पे हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।